नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। छात्रों, आज बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जिसका सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत हम यूनिट 2 की चर्चा करेंगे। तो यूनिट 2 में हम देखेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझने से पहले हम संज्ञान का अर्थ और अधिगम में इसकी भूमिका की चर्चा करेंगे। संज्ञान का अर्थ आप जान लीजिए और अधिगम में इसकी क्या भूमिका है। जब इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को आप भली भांति समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञानार्जन होता है, जिसमें ज्ञान या जानकारी, प्रत्यक्षीकरण, अंतःप्रज्ञा और तर्क सम्मिलित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें ज्ञान, जानकारी, प्रत्यक्षीकरण, अंतःप्रज्ञा और तर्क सम्मिलित होते हैं। संज्ञान शब्द का प्रयोग अक्सर अधिगम और चिंतन को व्याख्यायित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कॉग्निशन शब्द देखिए, संज्ञान का इंग्लिश में होता है कॉग्निशन, और कॉग्निशन शब्द की उत्पत्ति कॉग्नोसेरस शब्द से हुई है। कॉग्निशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉग्नोसियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। ठीक है। गेटिंग टू नो, यह शब्द 15वीं शताब्दी में ही प्रयोग में आने लगा था, परंतु संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर सबसे अधिक ध्यान तब गया जब महान दार्शनिक अरस्तु ने संज्ञानात्मक क्षेत्रों पर ध्यान देना शुरू किया, जिसमें स्मृति, प्रत्यक्षीकरण एवं मानसिक प्रतिरूप सम्मिलित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें स्मृति मेमोरी होता है, परसेप्शन प्रत्यक्षीकरण होता है, वह मेंटल इमेजरी यानी मानसिक प्रतिरूप भी सम्मिलित होते हैं। तो संज्ञान शब्द का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो संज्ञान सभी मानसिक योग्यताओं का समूह है और ज्ञान से संबंधित क्रिया करता है, जैसे अवधान, अटेंशन, स्मृति और कार्य स्मृति, निर्णय और मूल्यांकन, तर्क और गणना, समस्या समाधान और निर्णय, अवबोध एवं भाषा निर्माण आदि संज्ञान के विविध स्वरूप होते हैं। समझे, संज्ञान शब्द का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में भी किया जाता है, जैसे संज्ञान सभी मानसिक योग्यताओं का समूह कहा जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है। तो इसमें देखिए, संज्ञान के विविध स्वरूप भी होते हैं, जैसे चेतन और अचेतन, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, मूर्त और अमूर्त, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, अंतः प्रज्ञात्मक और संकल्पनात्मक, इंट्यूटिव एंड कंसेप्चुअल। ठीक है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में अस्तित्ववान ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को उत्पन्न करता है। भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विश्लेषण भिन्न भिन्न तरह से किया जाता है, जैसे भाषा विज्ञान, स्नायु विज्ञान, मनोरोग अध्ययन। ठीक है। शिक्षा शास्त्र, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान आदि क्षेत्र में संज्ञान का प्रयोग किया जाता है। कहा गया है कि भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विश्लेषण अलग अलग तरह से किया जाता है। तो ये जो क्षेत्र है, जैसे भाषा विज्ञान, स्नायु विज्ञान, मनोरोग अध्ययन, शिक्षा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, ये सब अलग अलग तरीके से इस संज्ञान का प्रयोग किया जाता है। तो इन सब
वर्णन को देखते हुए आप इसकी परिभाषा, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार संज्ञान की परिभाषा क्या है आप देख लीजिए। विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने और अवबोध की मानसिक प्रक्रियाएं संज्ञान है। ध्यान दीजिएगा, विचार आइडिया, अनुभव एक्सपीरियंस और इंद्रियों के माध्यम से अर्जित करने और अवबोध की मानसिक क्रिया ही संज्ञान है। इंद्रिय के माध्यम से जो हम ज्ञान का अर्जन करते हैं, जिस चीज़ को हम महसूस करते हैं, इसी को भी संज्ञान कहते हैं। द मेंटल एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस। ठीक है। और वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार, वेबस्टर शब्दकोश भी कहा है, संज्ञान की परिभाषा बताया है, जानकारी, ज्ञान और प्रत्यक्षीकरण की क्रिया संज्ञान है। सिंपल है, जानकारी, ज्ञान और प्रत्यक्षीकरण की क्रिया संज्ञान है। कॉग्निशन इज द एक्ट ऑफ नोइंग नॉलेज एंड परसेप्शन। नोइंग नॉलेज एंड परसेप्शन ही क्या है? संज्ञान है। ठीक है। एक और है, नीसर के अनुसार संज्ञान शब्द उन सभी प्रक्रियाओं का संदर्भ देता है जिनके द्वारा इंद्रिय क्रियाएं रूपांतरित, मात्रा में कम, व्याख्यायित, एकत्रित, खोई शक्ति को अर्जित तथा प्रयुक्त होती है। ठीक है। ये नीरस के अनुसार है, तो नीसर के अनुसार द टर्म कॉग्निशन रेफर्स टू ऑल प्रोसेसेज बाय विच द सेंसरी इनपुट इज ट्रांसफॉर्म्ड, reduced, elaborate, stored, recovered and used। ठीक है। आगे देखिए, संज्ञान की कोई निश्चित या निर्धारित परिभाषा नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, संज्ञान की कोई निश्चित या निर्धारित परिभाषा नहीं होती है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए संज्ञानात्मक प्रक्रिया की जटिलता को समझना आवश्यक होता है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया को समझने के लिए सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि सामान्य दृष्टिकोण से व्यक्ति संसार का प्रत्यक्षीकरण कैसे करता है। हर क्षण व्यक्ति के चारों ओर सूचनाओं का जमघट होता है, जिनके आधार पर वह निर्णय लेकर वातावरण के संबंध में अपनी धारणा बनाता है। अपनी इंद्रियों के द्वारा आसपास की सूचनाओं को ग्रहण करना और उन्हें निष्कर्षों में बदलना संज्ञान के द्वारा ही संभव होता है। ध्यान दीजिएगा, आयु अनुभव के आधार पर बालक इस दुनिया को समझने के लिए विकसित होता जाता है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसका अनुभव बढ़ता है, दुनिया को समझने का प्रयास करता है। इसे संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास किसको कहते हैं? आयु और अनुभव के आधार पर बालक इस दुनिया को समझने के लिए विकसित होता जाता है। इसे संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास समझने की यही प्रक्रिया है जिसमें बालक की ज्ञान अर्जित करने की जन्मजात वह योग्यता सम्मिलित होती है जो मस्तिष्क की संरचना तथा क्रियाओं से संबंधित होती है। अतः संज्ञानात्मक विकास को सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार व्याख्यायित किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, कैसे व्याख्यायित करते हैं? सर्वोत्तम रूप से मस्तिष्क की चिंतन और संगठन प्रणालियों का विकास संज्ञानात्मक विकास है। क्या? मस्तिष्क की चिंतन और संगठन प्रणालियों का विकास संज्ञानात्मक विकास है, जिसमें भाषा, मानसिक प्रतिबिंब, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान और स्मृति विकास सम्मिलित होते हैं। क्या क्या सम्मिलित होते हैं? भाषा, मानसिक प्रतिबिंब, जो अंदर किसी चीज के प्रति इमेज बनता है, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान और स्मृति विकास सम्मिलित होते हैं। बेस्ट डिफिनीशन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ द थिंकिंग
and organizing systems of the brain. It involves language, mental imagery, thinking, reasoning, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेमोरी डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसी को संज्ञान कहते हैं। ठीक है, संज्ञान की परिभाषा आपने देखा, संज्ञान की यही परिभाषा है, संज्ञान का अर्थ यही है। ठीक है, अब हम देखेंगे अधिगम में संज्ञान की भूमिका। अधिगम में संज्ञान की भूमिका, रोल ऑफ कॉग्निशन इन लर्निंग। ठीक है, संज्ञान और अधिगम दोनों ही शिक्षा मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रत्यय है। एक तरह से व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कुछ भी सीखने में संज्ञान का प्रयोग करता है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए अधिगम में संज्ञान की भूमिका को समझना आवश्यक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए अधिगम में संज्ञान की भूमिका को समझना आवश्यक हो जाता है। तो अधिगम में संज्ञान की भूमिका को हम निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बालक की अधिगम प्रक्रिया की सफलता पर उसका विकास निर्भर होता है। क्या? बालक की अधिगम प्रक्रिया की सफलता पर उसका विकास निर्भर होता है। व्यापक रूप से अधिगम को व्यवहार में परिवर्तन से व्याख्यायित किया जाता है, ये आप भी जानते हैं। अधिगम व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। इस बात पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है कि बालक क्या सीखता है और कैसे सीखता है, अर्थात वह कैसे और क्या ग्रहण करता है, उसकी वृद्धि और विकास कैसे हो रहा है। ये ग्राह्यता, वृद्धि एवं विकास बालक के अंदर से आता है। सभी 8 संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं अधिगम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बालक किसी अधिगम परिस्थिति में प्रवेश करता है तो उसके पास पहले के कुछ अनुभव होते हैं। भाई पहले से भी बालक के पास कुछ सीखा रहता है, कुछ जानकारियां होती हैं, उसी को रिलेट करके बालक अगला काम करता है, अधिगम करता है। इन अनुभवों और पूर्व बोध ज्ञान का प्रयोग कर बालक को कठिन से कठिन प्रकरण समझाया जा सकता है। इससे आप भी भली भांति परिचित होंगे, अनुभव करिएगा। सेकंड पॉइंट है, किसी भी नई सूचना को ग्रहण करने पर संज्ञान की सहायता से व्यक्ति उस सूचना को प्रयोग में लाने का प्रयास करता है। जैसे कोई पालतू बिल्ली घर के किसी फर्नीचर के किसी भाग को खरोचने लगे। अगर फर्नीचर के उस भाग पर कोई अप्रिय द्रव छिड़क दिया जाए, वो कैसा, जो बिल्ली पसंद न करती हो, तो बिल्ली जल्द ही समझ जाएगी कि जिस भाग को वह खरोचना चाहती है वहां से अप्रिय गंध आती है। तब उसकी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उसे खरोचने से रोक देगी। उसके संज्ञानात्मक प्रक्रिया में अंदर से कुछ न कुछ ऐसा होता है कि वो उस कार्य को नहीं कर पाती। इस प्रकार सुखद अनुभव प्राप्त करने पर वहाँ से अप्रिय गंध आती है तथा उसके संज्ञानात्मक प्रक्रिया खरोचने से रोक देगी। इसी प्रकार सुखद अनुभव प्राप्त करने पर बालक की सीखने की आकांक्षा और योग्यता दोनों का विकास होता है और अप्रिय अनुभवों से बालक उस कार्य को त्याग देता है। ध्यान दीजिएगा। तो संज्ञान ही बताता है। थर्ड पॉइंट, अधिगम और संज्ञान सभी के मस्तिष्क में होता है, परंतु कभी कभी दोनों को संबद्ध करने के लिए कोचिंग की आवश्यकता होती है। अध्यापक बालक को अक्षर का उच्चारण सिखाता है, लिखना सिखाता है। जैसे जैसे विद्यार्थी प्रगति करता जाता है, वह लंबे और जटिल शब्दों को सीखता है
और लिखता है और फिर धीरे धीरे वाक्य बनाने और लिखने लगता है। ध्यान दीजिएगा। चौथा पॉइंट है, कुछ संज्ञानात्मक योग्यताएं अधिगम के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। जी.ए. मिलर के अनुसार क्रियाशील स्मृति सीमित मात्रा में सूचनाओं को थोड़े समय तक सक्रिय रखती है। क्रियाशील स्मृति की अपर्याप्त मात्रा बहुत से कार्यों के निष्पादन को प्रभावित करती है, जैसे सामान्य भाषा का प्रयोग, कौशल अर्जन आदि। तो अधिगम के परिप्रेक्ष्य में तर्क की योग्यता विशेष रूप से अपना महत्व रखती है। बालक के सामने कोई जटिल समस्या उत्पन्न होती है तो वह अपने पिछले अनुभवों के आधार पर समाधान के लिए परिकल्पना बनाता है। जिन बालकों में आगमन तर्क कौशल अच्छा होता है वे अतीत के नमूने पैटर्न का सामान्यीकरण करने में सफल हो जाते हैं। इससे क्रियाशील स्मृति पर दबाव कम हो जाता है और अधिगम प्रक्रिया में दक्षता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये रहा अधिगम में संज्ञान की भूमिका के 4 पॉइंट हैं। इन चारों पॉइंटों को आपको समझ लेना है और हमने बताया कि संज्ञान क्या है, संज्ञान का अर्थ क्या है, संज्ञान की परिभाषा क्या है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इसी के साथ इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।